सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 4 में देखा कि आर्थर ने माँ को गोली मार दी थी, जिससे जब माँ की आँख खुली तो एक मेंटल हॉस्पिटल में था, जहाँ का मेन डॉक्टर हीरो होता है। इससे ऐसा लगता है जैसे अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब माँ के दिमाग का वहम था, लेकिन माँ को पता चल गया था कि ये कोई इल्यूजन है। इसीलिए उसने भागने की कोशिश की, जहाँ उसे स्टीवन भी एक ताबूत में मिल गया था। तभी इजिप्शियन देवी तवरेत उनके सामने आ गई थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि माँ हीरो के सामने होता है, जो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम मरे नहीं हो और न ही तुम किसी गॉड के अवतार हो। बस ये सब तुम्हारे दिमाग की कल्पना है और हकीकत में तुम शिकागो के मेंटल हॉस्पिटल में हो, जहाँ का डॉक्टर मैं हूँ और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। जिससे मार्क भी कंफ्यूज हो जाता है, तो हीरो से बताता है कि तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से तुमने अपनी शख्सियत को दो भागों में बांट दिया था। इसीलिए देवी तवरेती तुम्हारे और स्टीवन के बीच के फासले को सुलझा सकती है और तुम्हें समझा सकती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वहाँ से निकलने लगता है। मगर तभी हीरो के लोग उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं, जिससे मार्क वापस वहीं पहुंच जाता है जहां उसके सामने इजिप्शियन देवी तवरेत आ गई थी। वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मर चुके हो और तुम अभी इजिप्शियन मृत्यु लोक डुआर्ट में हो और तुम्हें रूह के मैदान की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मगर मार्क को विश्वास नहीं होता और उससे अब हीरो की बातों से लगने लग गया था कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन स्टीवन समझ जाता है कि वो हिप्पो देवी तवरेत है, जो औरतों और बच्चों की देवी है, जो हमें यहाँ मुक्ति का रास्ता दिखाने आई है। तो मार्क तवरेत से पूछता है कि क्या मृत्यु लोक है जहाँ मरने के बाद जाते हैं। तो तवरेत उन्हें बताती है कि इंसानी दिमाग के लिए डुआर्ट की असलियत जानना नामुमकिन है, इसीलिए तुम्हें जगह उस रूप में नजर आएगी जिससे तुम वाकिफ हो। लेकिन स्टीवन को समझ नहीं आता कि हमारे दिमाग में ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल की तरह क्यों है। मगर मार्क को हीरो की बातों से विश्वास हो गया था कि वो पागल है, इसीलिए स्टीवन को कहता है कि हम पागल हो गए हैं और हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसे कि ये देवी और मेंटल हॉस्पिटल, ये सब हमारे दिमाग का वहम है। और वो स्टीवन को डॉक्टर हीरो के पास ले जाने के लिए गेट खोलता है, लेकिन वो देखता है कि वो एक चलती हुई नाव के ऊपर है जो उन्हें रूह की दुनिया में ले जा रही थी। जिससे माँ को विश्वास हो जाता है कि वो पागल नहीं है और तवरेत सच में मौजूद है और वो अभी मृत्यु लोक में है। इससे वो बहुत खुश होते हैं और वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो स्टीवन उसे बताता है कि हम आरू की तरफ सुकून के मैदान के पास जा रहे हैं। तवरेत बताती है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ नहीं होगा तो तुम हमेशा स्वर्ग में सुकून के मैदान में रहोगे। फिर तवरेत उन दोनों के सीने में हाथ डालकर उनके दिल बाहर निकाल लेती है और वो इंसाफ के तराजू में दिल को और सच के पंख को तोलने जाती है। स्टीवन मार्क को बताता है कि प्राचीन इजिप्शियन मानते थे कि इंसान के दिल में उनके जीवन का पूरा कच्चा चिट्टा होता है और अगर सफर खत्म होने तक दिल पंख जितना हल्का हुआ तो रूह को सुकून के मैदान यानी कि स्वर्ग में जाने दिया जाएगा। और तवरेत उन्हें बताती है कि अगर तुम्हारा दिल भारी होगा तो तुम्हें इस जहाज से नीचे फेंक दिया जाएगा, जिससे मौत के बाशिंदे तुम्हें दुआट यानी कि इस रेगिस्तान में घसीट लेंगे, जहाँ तुम हमेशा पत्थर की मूर्ति बनकर फंसे रहोगे और यही इस जहाज का नियम है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों स्वर्ग में जाओ। तभी वो देखती है कि न्याय का तराजू बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा है और उन दोनों को बताती है कि तुम्हारे दिल में कुछ कमी है और अगर तुम्हारे दिल पंख जितने हल्के नहीं हुए तो तुम्हारी रूह दुआट में जम जाएगी। तो स्टीवन तवरेत से पूछता है कि क्या आपके पास इसका कोई हल है। तो तवरेत उन्हें बताती है कि इस नाव में तुम्हारी जीवन की सारी यादें बसी है और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कुछ बातें छिपा रहे हो, इसीलिए तुम्हें अंदर जाकर उस सच का पता लगाना चाहिए और तुम्हें सब सुकून के मैदान आने से पहले करना होगा, वरना तुम दुआट में हमेशा के लिए जम जाओगे। तो मार्क और स्टीवन उसकी बात मानकर अंदर जाते हैं, जहाँ मार्क स्टीवन से कहता है कि हमें उस हिप्पो को मारकर इस जहाज पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो स्टीवन उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक देवी है, इसीलिए हमें उन राज का पता लगाना चाहिए जो हम एक दूसरे से छिपा रहे हैं। तभी स्टीवन देखता है कि वहाँ हर एक अलग कमरे में उनकी अलग अलग यादें बसी हुई है। तभी स्टीवन को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए जब वो उस रूम में जाता है तो उसे लाशों का एक कैंटीन दिखाई देता है, जहाँ मार्क देखता है कि यहाँ वो सभी लोग मौजूद है जिन्हें उसने मारा था। स्टीवन मार्क से पूछता है कि तुमने इन सभी लोगों को क्यों मारा। तो मार्क बताता है कि सभी मुजरिम थे जो लोगों को मारते थे, इसीलिए खोशू के कहने पर मैंने इन्हें सजा दी। लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, इसीलिए मैं हमेशा सोचता था कि इन सभी में से कोई मुझे मार दे, मगर खोशू की हीलिंग पावर की वजह से ऐसा कभी नहीं हो सका। स्टीवन देखता है कि मार्क के सच बोलने की वजह से तराजू धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। तभी स्टीवन को वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है और उसे लगता है कि मार्क ने उसे भी मार दिया था, इसीलिए उस बच्चे के पीछे जाता है। लेकिन वो बच्चा भागकर एक रूम में चला जाता है। मार्क स्टीवन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन अंदर से गेट बंद कर देता
जाता है जहाँ उस रूम में मार्क के बचपन की यादें थी, जहाँ स्टीवन को पता चलता है कि मार्क का एक और छोटा भाई भी था जिसका नाम रेंडल था। और एक दिन जब वो साथ में खेलने निकले थे तो एक गुफा में चले गए, मगर तभी पानी भरने की वजह से वो अंदर फंस गए थे। स्टीवन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये सब तो सिर्फ यादें थी जो बचपन में मार्क के साथ हुआ था। मार्क भी उस रूम में पहुंचता है जब उसके छोटे भाई का शौक मनाया जा रहा था, क्योंकि उस गुफा में से मार्क तो बाहर आ गया था लेकिन रेंडल अंदर ही फंसकर मर गया था। इससे मार्क की माँ वेंडी को बहुत गहरा सदमा लगा, जिससे वो मार्क को रेंडल की मौत का जिम्मेदार मानती थी। इससे अब वो बहुत ही सहमी सी रहने लगी थी और वो मार्क से ना तो ज्यादा बात करती, ना ही मार्क के बर्थडे में शामिल होती थी। और वो मार्क को बार बार यही ताना मारा करती थी कि तुम अपने भाई से जलते थे और मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम एक दिन उसे मार दोगे। मार्क भी इससे काफी ज्यादा उदास रहने लगा था, जिससे अपने रूम में जाकर छिप जाया करता था। स्टीवन भी उस रूम में जाने लगता है, लेकिन मार्क उसे रोक लेता है और उसे बाहर ले आता है। स्टीवन मार्क को कहता है कि तुमने मोम को कैसे याद रख रखा है, क्योंकि मुझे मेरी मोम जैसे याद है वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तभी वहाँ स्टीवन वो पल देखता है जब मार्क बड़ा हो गया था और वो अपनी माँ से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। मार्क स्टीवन को ये सब देखने से मना करता है और उसे हिट करता है, जिससे वो जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। स्टीवन समझ जाता है कि वही जगह है जहाँ मार्क ने होस्टेज को मारा था, तो मार्क उसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और हीरो के लोग झूठ बोल रहे थे। फिर उसे सच्चाई बताता है कि मैंने बिना पूछे मिलिट्री से छुट्टी ली, इसीलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और जॉब न होने की वजह से मैं काम मांगने के लिए कमांडिंग ऑफिसर बुशमन के पास गया और उसने मुझे इजिप्शियन मकबरे को लूटने के प्लान में शामिल किया। लेकिन उसके बाद में उसका इरादा बदल गया और सभी होस्टेज को मारने के ऑर्डर दिए, जिसमें लाइला के डैड अब्दुल्ला अल फुली भी शामिल थे। लेकिन मैं किसी को नहीं मारना चाहता था, इसीलिए मैं सभी को बचाकर वहाँ से निकल गया। लेकिन मेरे साथी जो इस मिशन को अंजाम देने आए थे उन्होंने लालच में सभी को मार दिया। तो स्टीवन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो मार्क उसे खोंशू के मकबरे में लेकर जाता है, जहाँ वो देखता है कि मार्क को भी उन्होंने गोली मार दी थी। इसीलिए वो रेंगते रेंगते खोंशू के मकबरे में पहुँच गया था, मगर वो हिम्मत हारने की वजह से वो खुद को गोली मारने वाला था। मगर तभी उसे खोंशू की आवाज सुनाई दी। खोंशू ने उसे कहा कि मुझे योद्धा की तलाश है जो मेरा इंतकाम ले और मैं जिन कसूरवारों को सजा दूं उन्हें वो मिटा दे और मासूमों की रक्षा करे। और तुम्हें मुझे वो खूबी साफ दिखाई दे रही है क्योंकि तुम्हारा जहन बहुत बेमिसाल है, इसीलिए तुम मेरे अवतार बनने के लायक हो। और वो मार्क से सौदा करता है कि अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम कसम खाओगे कि तुम रात के मुसाफिरों की रक्षा करोगे और जो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे उनसे मेरा इंतकाम लोगे। तो मार्क हाँ कर देता है, जिससे अब मार्क मून नाइट बन जाता है। तभी स्टीवन को वहाँ बबुन्स की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ तवरेत उन्हें बताती है कि देवलोक में हाहाकार मच रहा है, जिससे बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए उन्हें वक्त से पहले रेत में जमा दिया जा रहा है। मार्क समझ जाता है कि ये सब हीरो कर रहा है, इसीलिए स्टीवन तवरेत से कहता है कि हमें वापस जाना होगा। तो तवरेत उन्हें कहती है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर भी दूं तो तुम गोली लगी हुई बॉडी में वापस लौटोगे, जिससे तुम्हारे घाव कभी नहीं बनेंगे। तो स्टीवन उसे कहता है कि हमें खोंशू को रिहा करना होगा, क्योंकि खोंशू की पावर से ही हमारे जख्म बढ़ सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तो तवरेत उन्हें कहती है कि तुम्हें ओसाइरिस के द्वार से गुजरना होगा, जिससे ही तुम जिंदा हो पाओगे। और वो बोट को ओसाइरिस के दरवाजे की तरफ मोड़ लेती है और उन्हें कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से तराजू का संतुलन बनाना होगा। तो मार्क और स्टीवन अंदर जाते हैं, जहाँ स्टीवन मार्क को कहता है कि हमें वापस उसी कमरे में जाना होगा जहाँ तुमने मुझे जाने से रोक लिया था। मगर मार्क उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अपनी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था। स्टीवन उसे कहता है कि हम नरक में सड़ने वाले हैं, इसीलिए अगर हम जिंदा नहीं हुए तो हीरो जीत जाएगा और वो सभी लोगों को मार देगा, और अगर लायला की जान चली गई तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। मार्क इससे काफी परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि सब झूठ है और वो खुद को मारने लग जाता है, जिससे वो वापस से अपनी इमेजिनेशन से हीरो के पास पहुंच जाता है, जहाँ हीरो से शांत करता है और उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने स्टीवन की शख्सियत अपने अंदर बनाई है ताकि जिंदगी में जो भी गलतियां तुमने की है उनसे तुम अपना मुंह छिपा सको और ऐसा विश्वास कर सको जैसे तुमने एक नॉर्मल लाइफ जी है। या फिर स्टीवन ने माँ को बनाया है ताकि उसकी माँ ने उस पर जो जुर्म किए थे वो उनका बदला सभी इंसानों से ले सके। लेकिन माँ को कुछ याद नहीं होता, जिस पर हीरो कहता है कि इन बातों को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें स्टीवन को सब कुछ सच सच बताना होगा, जिससे ये चीजें समझ आएगी और तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। तो मार्क उसकी बात समझ जाता
है और स्टीवन को लेकर बचपन वाले माँ के रूम में जाता है, जहाँ मार्क अपने माँ के गुस्से की वजह से कमरे में छिपा रहता था। स्टीवन माँ को कहता है कि ये कमरा मेरा ही है, लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है वो मुझे याद नहीं है। मगर स्टीवन तभी वहाँ टॉम राइडर मूवी के हीरो स्टीवन ग्रांट का पोस्टर देखकर समझ जाता है कि मार्क अपनी माँ से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे हमेशा बेल्ट से मारा करती थी। इसीलिए मार्क ने अपने अंदर स्टीवन ग्रांट की शख्सियत पैदा कर ली थी, ताकि वो भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जिससे स्टीवन को बुरे लम्हों की कुछ बातें याद नहीं थी। स्टीवन इन सब से काफी हैरान होता है कि उसका कोई वजूद नहीं है और सिर्फ माँ की कल्पना है। मार्क के देखकर स्टीवन को बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इन यादों से दूर रहना चाहिए। तो स्टीवन माँ को मुक्का मारता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं असली हूँ, पर मैं तुम्हारा बनाया हुआ एक किरदार हूँ। तो मार्क उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें खुशहाल और नॉर्मल लाइफ मिली और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असली नहीं हो, क्योंकि तुमने जो जिंदगी जी थी उसमें मॉम तुमसे प्यार करती थी, बल्कि वो अभी तक भी जिंदा है, लेकिन वो कब की मर चुकी है। फिर उसे बताता है कि जब सालों पहले मैं घर छोड़कर चला गया था, तो आज से 2 महीने पहले मुझे डेट का कॉल आया था ताकि मैं माँ के शिवा पर जा सकूं, लेकिन मैं नहीं जा पाया। स्टीवन इससे काफी परेशान हो जाता है, जिससे बार स्टीवन हीरो के पास पहुंचता है। स्टीवन हीरो को देखकर हैरान होता है कि वो एक डॉक्टर है जिसकी मूंछें मौजूद थी और उसे वहाँ बहुत सारी इजिप्शियन चीजें दिखाई देती है। हीरो से कहता है कि तुम खुद इस हॉस्पिटल में आए थे जब तुम्हारी माँ गुजर गई थी। इससे स्टीवन काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है। तो हीरो उसकी माँ को कॉल लगाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो मर गई थी। इससे स्टीवन पूरी तरह से समझ जाता है कि वो सिर्फ माँ के दिमाग की महज एक कल्पना है। फिर माँ की मोम सैंडी का शिवा वाला सीन दिखाया जाता है और उसके डैड ने माँ को भी वहाँ बुलाया था, लेकिन माँ अंदर नहीं गया क्योंकि वो अपनी माँ से परेशान था और उसे लगने लगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था और उसने अपने भाई की जान ली। मार्क इससे काफी टूट चुका था, जिससे उसके अंदर फिर से बचपन वाली स्टीवन ग्रांट की शख्सियत जाग गई थी, जिससे वो बार बार जब दुखी होता तो स्टीवन बन जाता था और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और वो अपनी मोम को फोन लगाकर घर की तरफ निकल जाता था। स्टीवन भी वहाँ आ जाता है, जहाँ मार्क उसे बताता है कि यही वो 2 महीने पहले का दिन था जब मोम का शिवा था और इसी दिन से हम दोनों की जिंदगियाँ एक होने लगी। फिर उसे बताता है कि मैं मोम के शिवा में जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैंने ही अपने भाई की जान ली थी। तो स्टीवन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, क्योंकि तुम जानबूझकर अपने भाई को गुफा में नहीं लेकर गए थे, बस तुम खेल रहे थे, क्योंकि उस वक्त तुम भी एक बच्चे थे। तभी अचानक वहाँ भूकंप आने लगते हैं क्योंकि जहाज डूब चुका था और वो ओसाइरिस के इंसानी दुनिया के द्वार के पास पहुँच जाते हैं। मार्क और स्टीवन जब बाहर आते हैं तो तवरेत से पूछते हैं कि हम ओसाइरिस के द्वार को कैसे खोल सकते हैं। तो तवरेत उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि तराजू स्टेबल नहीं हुआ, इसीलिए द्वार के बाशिंदे तुम्हें पकड़ने आएंगे। तभी वहाँ रेस से बाशिंदे उन्हें पकड़ने के लिए जहाज पर आने लगते हैं, जिससे स्टीवन डर कर पीछे छिप जाता है और मार्क उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उसे पकड़ लेते हैं और उसे जहाज से नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर स्टीवन मार्क को बचाने के लिए उन पर हमला करने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मार्क अगर लोगों से लड़ सकता है तो वो भी लड़ सकता है, क्योंकि वो दोनों एक ही है और वो एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। ये देखकर मार्क भी खुश होता है, लेकिन तभी नीचे से एक और बाशिंदा आकर मार्क को पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिससे स्टीवन जब उसे रोकने जाता है तो वो खुद उस बाशिंदे के साथ नीचे द्वार में गिर जाता है। मार्क इससे काफी डर जाता है और वो स्टीवन को आवाज लगाता है क्योंकि वो अब उसे नहीं खोना चाहता था। स्टीवन भी वापस जहाज पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर की तरह जम जाता है। मार्क तवरेत को बोट रोकने को कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो देखती है कि अब तराजू स्टेबल हो गया है, जिससे मार्क सुकून के मैदान में पहुंच जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।